Assalamu alaikum dear students, hope so you all are doing well. So students, today we are going to start the unit number 6 titled enzymes and of the class 9 biology. So no matter at which level or which grade you are studying, if you go through this video, your all basic concepts will be clear about the enzymes. So if you are new to the channel, so first of all please subscribe and press the bell icon. So ये कुछ कंटेंट है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है. Number 2 we will discuss the introduction. Number 3 the enzyme action will be discussed. At number 4 enzyme models will be discussed. At 5 we will discuss its uses and then finally its characteristics. सो स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको इस चैप्टर में से जो हमारे पास फेडरल बोर्ड एग्जाम्स या पंजाब बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करूँगी. सो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स से. एंजाइम्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस चैप्टर की एक बेसिक समरी मैंने जो आपके सामने बनाई है वो ये है कि जो यूनिट है एंजाइम, बेसिकली ये बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर इसकी डेफिनेशन कवर होगी, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इसकी रेगुलेशन किस तरह से होती है और इसकी कितनी टाइप्स हैं. सबसे जो बेसिक चीज़ है वो क्या है कि एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं. कैसे स्पीड अप करते हैं? उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हुए. इसके साथ साथ ये अपने सबस्ट्रेट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं. और अगर हमारे पास बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे टेम्परेचर चला जाता है या पीएच बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है तो उस पर क्या होता है, हमारा जो एंजाइम होता है वो डीनेचर हो जाता है. इसके साथ साथ एंजाइम्स का एक बहुत मेजर रोल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है कि हमारे मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है. ये हमारे पास एक लिंक सीरीज़ की फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है. इसके अंदर जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं या इंटरमीडिएट्स होते हैं किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं. So now we will discuss its introduction. The life of living organisms is a reflection of what is going on in their bodies. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है ना वो क्या होती है, एक रिफ्लेक्शन होती है, एक अक्स होती है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है. मेटाबॉलिज्म इज दिस सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ. मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर डिफरेंट काइंड रिएक्शंस जो होते हैं वो टेक प्लेस कर रहे होते हैं. और इन रिएक्शंस का जो पर्पस है वो क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, ताकि जो ज़िंदगी का तसलसल है वो जारी रह सके. These processes allow organisms to grow and reproduce, maintain their structures and respond to their environments. Second step इसका क्या है? Anabolism. Anabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are synthesized and energy is utilized in anabolism. अब एनाबोलिज्म में क्या होता है, हमारे पास लार्ज साइज़ के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है. कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो असेंबल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें एनर्जी रिक्वायर होती है उनको असेंबल करने के लिए और वो एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म. इसके अंदर हमारे पास ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करवाते हैं. द नेक्स्ट वन इज कैटाबोलिज्म. Catabolism includes the biochemical reactions in which larger molecules are broken down. Energy is released in the catabolism. So students, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें क्या होता है, हमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करवाना होता है, ठीक है, उनको तोड़ना होता है. तो इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी है वो रिलीज होती है. ड्यूरिंग मेटाबोलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर बाय एंजाइम्स. एंजाइम्स आर क्रुशियल टू मेटाबोलिज्म बिकॉज दे एक्ट एज बायोकैटलिस्ट एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज. ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिक पाथवे में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एज अ बायोकैटलिस्ट किस तरह से एक्ट करते हैं. Enzymes are proteins that catalyze, speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction. Enzymes की खास बात क्या होती है? वो ये होती है कि ये उस रिएक्शन के दौरान खुद चेंज नहीं होते. Now the most important thing comes. The molecules at which enzyme act are called substrates and enzyme convert them into different molecules called products. जिस मॉलिक्यूल के साथ जाके एंजाइम अटैच होता है, ठीक है, जो फंक्शन उसने वहाँ परफॉर्म करना है, जिस मॉलिक्यूल की हेल्प के साथ, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट. इसके बाद वो जिन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट को, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. एंजाइम कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द साइट वेयर दे वर्क. So they can be intracellular enzymes, enzymes of glycolysis working in the cytoplasm, or maybe the extracellular enzymes. For example, the pepsin enzyme working in the stomach cavity. अब हम डिस्कस करेंगे एंजाइम एक्शन को, ठीक है, किस तरह से एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करता है. बेसिकली इट हैपन्स इन द 2 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 इज कंबाइनिंग ऑफ एंजाइम एंड द रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट. मैंने आपको बताया था एंजाइम जिस मॉलिक्यूल के साथ जाके एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट, और वो हमारे पास रिएक्टेंट होता है, ठीक है.
तो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होगा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव द प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है, एंजाइम जब अपनी सबस्ट्रेट पे जाके अटैच हो गया एक्टिव साइट पे, उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स की डिसइंटीग्रेशन होगी। डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, हमारे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था वो एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। Thus, the whole catalyst action of enzymes is summarized as E plus S means enzyme plus substrate into enzyme substrate complex and then enzyme product complex, and then there will be the separation of the enzyme and product. मैंने बताया था कि हम इसके कुछ मॉडल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जो नंबर 1 पे हमारा मॉडल है एंजाइम्स का, वो है लॉक एंड की मॉडल। In order to explain the mechanism of enzyme action, a German chemist Emil Fischer in 1894 proposed lock and key model. According to this model, both enzymes and substrate possess specific shapes that fit exactly into one another. This model explains the enzyme specificity. एमिल फिशर ने हमारे पास ये जो लॉक एंड की का मॉडल दिया था, उसके अकॉर्डिंग उसका कहना ये था कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं, दोनों की एक स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है, अपनी अपनी एक स्पेसिफिक शेप होती है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अंदर एग्जैक्टली फिट आ जाते हैं। तो इस मॉडल के अंदर बेसिकली एक्सप्लेन क्या किया गया था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी हमारे पास, वो ये थी कि एंजाइम इज स्पेसिफिक, ठीक है, देयर इज अ स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। इन द डायग्राम यू कैन सी दैट देयर इज अ एंजाइम एंड देयर इज सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट की जो शेप है वो स्पेसिफिक है टू द एंजाइम। एक्टिव साइट पे एंजाइम की जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड आफ्टर डेट क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट सेपरेट हो जाता है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है। यू कैन सी कि जो हमारे पास एंजाइम था वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही वापस आया है, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग द कंप्लीट रिएक्शन। The inducement model was first proposed by Koshland in 1958 to explain the protein conformational changes in the binding process. This model suggests that an enzyme, when binding with its substrate, optimizes the interface through physical interactions to find the final complex structure. So, according to induced fit model, the shape of enzyme's active site and its substrate are not exactly complementary. But when the substrate enters the active site, a conformational change occurs when the induce is catalysis. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम की शेप है, उसकी एक्टिव साइट की शेप, ठीक है, वो और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब कोई भी सबस्ट्रेट आता है, एंटर होता है एक्टिव साइट के पास, तो वहाँ पर एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है, ठीक है, शेप में चेंज आ जाता है। और फिर क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट आ जाते हैं और उसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन है वो परफॉर्म होता है। आफ्टर डैट हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा और जो एंजाइम है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। So now we will discuss about the uses of enzymes. Okay. For example, food industry. Enzymes that break starch into simple sugars are used in the production of white bread, buns, etc. ऐसे enzymes जो हमारे पास स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम वाइट ब्रेड की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, बनाने में यूज़ करते हैं, इसके अलावा बंस बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो enzymes का यूज़ आ गया, ये सब हमारे पास फूड इंडस्ट्री में आ जाता है। सेकंड पे हमारे पास क्या है, ब्रीविंग इंडस्ट्री। enzymes break starch and proteins. The products are used by yeast for fermentation to produce alcohol. होता क्या है, एंजाइम स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, उसके बाद ये जो स्टार्च और प्रोटीन अपनी ब्रेकडाउन फॉर्म में है, इनको यूज़ करता है यीस्ट, ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए, जिसके थ्रू अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट्स विस्कोसिटी दैट एड्स इन पेपर मेकिंग। एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक कर देते हैं ताकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो लो हो सके और फिर पेपर बनाने में ये हमारे पास काम आ सके। Number 4 is the biological detergent. Protease enzymes are used for the removal of protein stains from cloths. ये जो कुछ एंजाइम है ये हमारे पास एज अ बायोलॉजिकल डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ठीक है हम। तो प्रोटीज एंजाइम क्या होता है, उसमें हमारे पास जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनसे प्रोटीन के जो स्टेन्स हमारे पास लग जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है इन प्रोटीज एंजाइम्स को। इसके साथ साथ हमारे पास एमएलएज एंजाइम्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, डिश वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे पास स्टार्च रेजिड्यूज हैं, ठीक है, जो रेजिस्ट कर रही हैं वहाँ पर, उनको हम रिमूव कर सकें। यहाँ पर हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मीनवाइल वी कैन से दैट दीज आर द फंक्शंस ऑफ द एंजाइम्स। 1878 में हमारे पास एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विलियम क्यूनी, जिसने फर्स्ट टाइम पे हमारे पास एंजाइम टर्म को यूज़ किया था, ठीक है। ही सेड दैट एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, लाइक ऑल प्रोटीन्स एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। उसने क्या कहा था कि एंजाइम्स हमारे पास कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, बाकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनकी तरह एंजाइम्स भी हमारे पास अमीनो एसिड्स की लॉन्ग लीनियर चेन से मिलके बनते हैं, ठीक है, जो आपस में फोल्ड होते हैं और फिर एक 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, कीप इन माइंड। दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। Most enzyme reactions rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions.
जो हमारे पास कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मीन्स जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर होते हैं बरक्स उनके जो हमारे पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं जिनमें एंजाइम यूज़ नहीं होते। एज विद ऑल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस दे कैटालाइज। इसी तरह जितने भी कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी तरह एंजाइम नहीं होते, ठीक है, एंजाइम अपने उस रिएक्शन में जिसको वो कैटालाइज करते हैं उसके अंदर कंज्यूम नहीं होते। Enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrates. Means enzymes बहुत specific होते हैं जिस type of reaction में वो use हो रहे होते हैं, ठीक है। Only a small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis. The catalytic region is known as active site. It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो इस तरह से है कि जो कैटालाइटिक रीजन होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं एंजाइम का, ठीक है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है, वो क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिक है भी या नहीं है, ठीक है, उसके बाद वो रिएक्शन हमारे पास परफॉर्म होता है। Enzymes production can be enhanced or diminished by a cell according to needs. Enzyme activity can also be regulated by inhibitors and activators. इंजाइम प्रोडक्शन जो हमारे पास होती है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है, ठीक है, किसी टाइम पे, और किसी टाइम उसको कम भी किया जाता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ नीड, कि सेल को उस टाइम पे क्या नीड है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं। जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इंजाइम की उस एक्टिविटी को स्टॉप करवा देते हैं, ठीक है, इनहिबिट करवा देते हैं। लेकिन जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो इस एक्टिविटी को एक्टिवेट करवाते हैं, इंक्रीज़ करवाते हैं। Some enzymes do not need any additional component to work. However, other requires non-protein molecules or ions called cofactors. लेकिन जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको क्या होता है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास है आइंस चाहिए होते हैं जिनको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। कोफैक्टर्स हमारे पास इनऑर्गेनिक भी होते हैं जैसे मेटल आइंस हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक भी होते हैं जैसे फ्लेविन और हीम हो गए। If organic cofactors are tightly bound to enzyme, they are called as the prosthetic groups. अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड कर जाते हैं एंजाइम के साथ तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ तो इसको हम कोएंजाइम भी बोलते हैं। कोएंजाइम्स ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक जब हमने कोई केमिकल ग्रुप ट्रांसपोर्ट करवाना हो, ठीक है, वो हम कोएंजाइम की हेल्प से करवाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो एज अ कोएंजाइम एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइबोफ्लेविन, थायमीन एंड फॉलिक एसिड्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 से, दैट आर द इंड्यूसमेंट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, enzymes definition, function of the enzymes, activation energy, temperature and pH. Hope so you will like this video. Thank you so much for watching this video and share your feedback with me.